जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आप सभी सुन रहे हैं नीलकंठ बच्चे की 8 ज्ञान की बातें। जो इन 8 ज्ञान की बातें सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। मित्रों, आज मैं आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर आई हूँ, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनना। किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बड़े दिल जानी से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वो बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की पक्षी थी। वह अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है कि हे प्यारे, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे पिया, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। मित्रों, जब नीलकंठ ने अपनी पत्नी की इन बातों को सुना, तो नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के नीलकंठ की पत्नी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन के लिए कुछ शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे पत्नी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई के लिए अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली हैं। इन बातों को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी के लिए बड़े आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, इसलिए प्रिय, आज की कहानी के लिए तुम बड़े ध्यान से कान लगाकर सुनना। नीलकंठ पत्नी से कहती है, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी के लिए कहना आरंभ करो। मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर आपकी कहानी सुनूंगी और उस कहानी में बताई गई उन 8 बातों पर भी जीवन में जरूर अमल करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम तो रोहन रख देता है और पुत्री का नाम कमला रखता है। इधर धीरे धीरे रोहन और कमला बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है, तो किसान के लिए अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वो अपनी बेटी कमला का विवाह कर देता है। इस प्रकार से कमला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वो किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद मैं नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है।
परमात्मा ना जाने कब किसके लिए अमीर बना दे और कब किसके लिए गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बेटा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता को अच्छे से अच्छा डॉक्टरों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महँगी से महँगी दवाइयाँ लेकर आता है। धीरे-धीरे उसकी धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटा के लिए अपने पास बुलाता है और अपने बेटा रोहन से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, तब उसका कोई समाधान न मिले, तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर रोहन एकदम चुप हो जाता है। आखिरकार वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी, वो तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर कहता है, हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद रोहन अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रोहन का घर, खेत खलियान पिता की बीमारी में, पिता के इलाज में पहले ही बिक चुके थे। जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाती है, वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से रोहन एकदम बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब रोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है, तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रोहन की बहन कमला, जिसका विवाह धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है, तो उसे देख-देख कर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। इस कारण से कमला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो कमला अपने भाई के लिए अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। कमला के भाई रोहन को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए रोहन भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस तरह से कमला तो बड़े ऐशो आराम के साथ अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है। इधर रोहन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से दिनों को काटने लगता है। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए आगे की कहानी सुनाते हुए कहने लगता है, हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन रोहन की बहन कमला के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन रोहन की कमला अपने भाई के लिए किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता रोहन के लिए चलता है, तो उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर रोहन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है
और हम सभी के लिए बहन के घर चलना है। जब रोहन की पत्नी के लिए इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने से सभी कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिल आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, तुम्हारे साथ मैं जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर रोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, निवता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपके लिए भी वहां नहीं जाना चाहिए। रोहन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि प्रिय, कमला के ससुराल वाले वो आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं आ रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें निमंत्रण भिजवाया हो लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं आया हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो। बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर के लिए चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगी है, हे पिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेले कमला की ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि ऐसे में भी मैं नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन के लिए बात बात पर ताना मारेंगी और कहेंगे कि खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कह करके रोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर नीलकंठ आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, रोहन जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास भांजे के वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन कमला और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। उधर पैदल चलते चलते रोहन के लिए सुबह से शाम हो जाती है, तब कहीं जाकर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी कमला की जेठानी की नजर रोहन पर पड़ जाती है और वो रोहन के लिए को पहचान लेती है। रोहन को देखने के बाद कमला की जेठानी जाकर कमला के से बताती है कि हे कमला, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब कमला इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है, तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई के लिए मेरे द्वार पर खड़े देखा है, तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं? तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर के उसकी बहन गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों से बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर रोहन जब अपनी बहन कमला के लिए अपने पास आते हुए देखता है, तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख करके रोहन की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद कमला अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती हैं और कमरे में ले जाकर के पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था तो तुम यहाँ चले आए? तब रोहन कहता है कि बहन, तुमने तो अपने भाई के लिए बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चल गया था कि मेरे भांजे की शादी है,
इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुन कर के कमला कहने लगती है कि हे भाई, तुम्हें इस तरह से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए थे। ये मेरे लिए बड़ी लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं। कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। कमला के मुख से ऐसे कटुवचन शब्द सुनकर वो मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब रोहन अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो ये सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन के लिए बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेंगी। रोहन की बातों को सुनकर कमला का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वो रोहन से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे कमला का भाई तो भिखारी है। भोजन की बात तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। रोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा। मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ, तुम उन कपड़ों के लिए रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तब कमला अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। साथियों, इतनी कहानी सुनाकर नीलकंठ चुप हो जाता है। जब नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ, इस कहानी में आगे क्या होता है? तब नीलकंठ कहानी के लिए आगे सुनाता है। हे प्रिय, इधर तो रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मुझे भोजन लेकर लौटकर वापस आती होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता है कि मेरी माँ का एक भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है, मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। दर्शक बंधुओं, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से रोहन छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रोहन अपनी बहन के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज के लिए कोई नहीं सुनता। इस तरह से रोहन के लिए उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। इधर रोहन के बीवी बच्चे की याद आती है। रोहन सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों को पालन पोषण होगा? रोहन इधर यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से कमला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब रोहन के कानों में कमला की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है।
रोहन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे को दरवाजे पीटने लगता है। तब कमला की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज जाती है, तो वो दरवाजा के लिए खोलकर देखती है तो अंदर रोहन को देखकर चौंक जाती है और रोहन से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? रोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब माया की जेठानी दोबारा पूछती है तो रोहन इस बात को छुपा लेता है। वो झूठ-मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। और इतना कहने के बाद रोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और इधर अपने घर की सीध लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा रोहन अपने घर के लिए चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से रास्ता नहीं चली जा रही थी। उसने एक कदम चलते चलते चक्कर आने लगता था। जैसे ही रोहन का सिर चकराता और वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ रोहन के गिरने से पहले ही रोहन को संभाल लेती है। मित्रों, जब कुछ घंटे बाद रोहन के लिए पुनः दोबारा होश आता है तो रोहन स्वयं को एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात रोहन खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद मैं उस बूढ़ी माँ के लिए करता है और कहता है कि हे माँ, तुम कौन हो? मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा सा विश्राम कर लेता है और विश्राम करने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए इससे आगे की कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ आगे कहता है कि हे प्रिय, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा रोहन लेटा हुआ है, वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी। इधर रोहन की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रोहन चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल देवी प्रकट होकर रोहन को संभाल लेती हैं और रोहन का सिर अपनी गोद में रख लेती हैं, उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब रोहन के लिए होश आता है तो वह देवी माता के लिए प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ जा रहे हो? तब तब रोहन बताता है कि माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था। इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ रोहन से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तब रोहन कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया कि वहां पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुन करके रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन उसके बाद उस बूढ़ी माँ को अर्थात देवी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से रोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगते हैं। तुम उस बगीचे में चल करके फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी बच्चे जब तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे, तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा,
तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। रोहन इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों के लिए सुनता है, तो वह बात मानकर के रोहन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब रोहन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है, और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वे अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में रोहन उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला आता है। तब बूढ़ी माँ रोहन से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों के लिए सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी माँ रोहन के लिए 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुन करके रोहन अपने घर के लिए चल देता है। जब रोहन फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है, रोहन के छोटे छोटे बच्चे और रोहन की पत्नी रोहन के पास आते और पूछने लगते कि पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो? आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर रोहन अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है, और थैला देने के बाद रोहन घर से बाहर निकल जाता है। उधर रोहन के जाने के बाद में रोहन की पत्नी अब उस थैले को खोलकर देखती है। थैले के अंदर का नजारा देखते वो एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला थैले में देखती है कि वो थैला पूरा सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहन की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देख कर के रोहन की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंच जाती है, और अपने पति के पास पहुंच कर के अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे, और आखिर तुम क्या लेकर आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरे घर वालों के लिए शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब रोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसके लिए ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चले जाओ और घर पर चलकर देखो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुशीला अपने पत्नी को पकड़कर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सुशीला रोहन के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोने चांदी निकलते हैं। सुशीला कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमें भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा रोहन देखता है तो समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण माँ नहीं थी। वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी, लेकिन इस बारे में रोहन अपनी पत्नी के को कुछ नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ के लिए धन्यवाद देता है। दर्शक बंधुओं, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ थोड़ा सा आराम करता है। फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाने लगता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से रोहन के लिए बहुत सारा धन मिल जाता है। रोहन पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद रोहन अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छे से आलीशान महल बनवाया है, और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी रोहन को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब रोहन का महल तैयार हो जाता है, तब उसकी राजा महाराज जैसी शानो शौकत हो जाती है। तो एक दिन रोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि आज सावन का महीना आने वाला है, और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद के लिए मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वो अपने पीहर घूम जाएगी।
इस बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। रोहन जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनता है तो रोहन अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार रोहन फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर कमला की जिठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके दौड़ी दौड़ी कमला के पास में जाती है और कमला से कहती है कि हे कमला बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जिठानी के मुख से इन बातों को सुनकर कमला कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल कमला ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि कमला इस बार भी अपने भाई के लिए भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जिठानी बताती है कि कमला, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे चार चार सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथगाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। कमला जो अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई के लिए छुपकर देखने लगती है। जैसे ही कमला ने अपने भाई के उस रूप के लिए निहारा तो अपने भाई के ठाठ बाट को देख करके कमला एकदम चकित रह गई। सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था। पहनने के लिए ठीक ढंग से वस्त्र भी नहीं थे। फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो रोहन की बहन कमला आरती की थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में कमला अपने भाई के लिए बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुन कर के रोहन कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर कि कमला खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के कमला अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरह से जब रोहन की बहन अपने पीहर पे पहुंचती है तो अपने भाई की शानो शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और उधर रोहन की पत्नी भी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। रोहन की घरवाली सुशीला के लिए लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी नंद की वजह से हुआ है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्योंकि मित्रों, रोहन ने कभी अपनी पत्नी के लिए अपने अमीर होने की बात नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था कि यह सब कमला की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, रोहन की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी कि वह यह सोचकर सुशीला अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद अब रोहन की बहन कमला का ससुराल जाने का समय होता है तो रोहन की पत्नी सुशीला देवी अपने पति से कहते हैं कि पिया जी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुन करके रोहन घर से चला जाता है और रोहन एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है कि हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोती कहता है कि
हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब रोहन कहता है कि हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसे दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियां बना देना जो जब भी मेरी बहन पहने, उन्हें पहन कर चले तो वे जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों के लिए बोले। इसके बाद मोची के लिए रोहन व ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी माँ ने रोहन के लिए चलते समय बताई थी। रोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से रोहन बारी बारी से वे बातें मोची को सुनाता है। पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की है कहीं, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मोल। दूसरी बात बताता है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे कहत स्वयं को दीन। चौथी बात बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। दो समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात इस प्रकार बताता है, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात इस तरह बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए रोहन कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतिया बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर रोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब यह 8 बातें वो जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से रोहन उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जुड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाया है। उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को पहन करके कमला का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद कमला अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। इधर कमला जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तो कमला की देवरानी जिठानी पूछने लगती हैं कि हे कमला, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब कमला अपनी देवरानी जिठानी, अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वह जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जुड़ी हुई हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी हैं। तब कमला जूतियों को पहन कर के चल कर दिखाती है। जैसे ही कमला उन जूतियों के लिए पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब कमला इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जिठानी पूछती हैं कि कमला, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तो कमला अपनी देवरानी और जिठानी के सारी बातें बताती है। वो कहती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा व्यवहार किया था। मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवाकर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी कमला की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं।
इसलिए मेरी बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से कमला की जिठानी कमला को 8 बातें बताती हैं कि हे कमला, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में जूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, वे फजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा के लिए ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों के लिए परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को घर में से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले लेती हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़े लोगों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़े से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इस प्रकार से कमला की जिठानी कमला के लिए ये 8 बातें बताती हैं और अपनी देवरानी से कहती हैं कि हे बहन, मेरी इन 8 बातों के लिए हमेशा गांठ बांध कर रखना। मित्रों, इधर नीलकंठ कहता है, इस प्रकार रोहन की बहन कमला एकदम से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर ना जाने कब किसके लिए गरीब बना दे और कब किसको अमीर बना दे, इस बात का किसी के लिए पता नहीं है। उसके समझ में यह भी आ जाता है कि पैसों के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।